Hello guys, welcome to Trishul Defense Academy. My name is Shivam Pandey, and guys, today in this lecture we are going to talk about the syllabus of history for CDS. तो guys, CDS में आपका जो इतिहास का जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और मेजर पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि किस पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोर्स के बारे में, ठीक है ना। सोर्स कैसे हमें पता चलेंगे सर? होंगे इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ हमें पोट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। पोट्रीज के बाद गाइस हमें यहाँ पे साइंटिफिक लिटरेचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो हमें इस सोर्स के बारे में बताते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर्स कैसे सर? वेदास वगैरह हो गए, ये हमें बताते हैं इनके बारे में। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। पहले तो हमें सोर्स के बारे में जानना है। जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं इसका सर सोर्स कहाँ से हमें मिला है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें प्रे हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में क्या सर? इसमें हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो प्री हिस्टोरिक एज जो प्रोटो हिस्टोरिक पे एज है, इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो हंटिंग और गैदरिंग के टूल्स हुआ करते थे, उन टूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर था उसकी शुरुआत हुई थी। इस फेज में हमें ये चीज़ें को डिस्कस करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। गाइस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सबसे पहले ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ तक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इनके जो भी सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो भी इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनके ट्रेड किसके साथ हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें डिक्लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन आ जाता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये तो बात हो गई इसके बारे में। आर्ट एंड कल्चर में जैसे सर इनकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, जैसे ये पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे, पिक्टोग्राफ्स हुआ करते थे, लोगोस सिलेबिक देखने के लिए मिलता था। इस सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस मेगालिथिक कल्चर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब मेगालिथिक कल्चर कैसे गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था, जो ये मेगालिथिक कल्चर था, इसमें ये फार्मिंग कल्चर कैसे हुआ, आउटसाइड इंडस सिविलाइजेशन से कैसे ये लोग आए थे। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग हमें यहाँ पे पता चलेगी सर, प्रोटो हिस्टोरिक। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फार्मिंग रहेगी वो हमें देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन सी खेती ये लोग किया करते थे। फिर मेगालिथिक कल्चर में जो फार्मिंग है वो इंडस जो रीजन है, उस इंडस रीजन से आगे कैसे बढ़ा, किस तरीके से फैला, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर हम लोग आ जाएंगे आर्यंस और वैदिक पीरियड पे। जब हम लोग आर्यंस और वैदिक पीरियड पे आकर के बातचीत करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारा रहेगा ना, वो इनके लिटरेचर के बारे में देखने के लिए मिलेगा, इनकी सोसाइटी के बारे में देखने के लिए मिलेगा, इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में देखने के लिए मिलेगा, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखने के लिए मिलेगा, इनकी जो रिलीजन या कास्ट बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, इसके बारे में पता करना है हमको, इसके बारे में मतलब डिस्कस करना है हमको। साथ ही साथ ये जो आर्यन फेज है ये गाइस दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली आर्यंस, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ है, कारण क्या था, इस कारण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। गाइस आयरन जो लोहा है, लोहे की उत्पत्ति से जो पहले का फेज हमें देखने के लिए मिलता है, जब आयरन हमको मिला तो उससे पहले का जो फेज हो जाएगा वो अर्ली वैदिक पीरियड में आ जाएगा,
और जब आयरन मिल चुका था उसके बाद जब आयरन का इस्तेमाल होने लग गया तो वो आ जाएगा हमारा लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंस क्या थे, इनकी सोसाइटी में डिफरेंस क्या थे, इनके कल्चर में डिफरेंस क्या था, इनकी रिलीजियस लाइफ में डिफरेंस क्या था, ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पीरियड ऑफ महाजनपद के बारे में हमें डिस्कस करना है गाइस। महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद किस तरीके से उभर के सामने आए, इन 16 महाजनपद की जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी। उसके बाद गाइस ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें से जो पावरफुल महाजनपद निकल के आया वो था मगध। अब मगध पावरफुल क्यों हुआ, कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, या क्या जो राजा हुआ करता था उस राजा की क्या नीतियां हुआ करती थी, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो 16 महाजनपदास इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, देखो आपके लिए CDS में एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग आ जाते हैं मौर्यन एम्पायर पे, और ये हमारा एंशिएंट का अभी पार्ट है। मौर्यन पे आ जाते हैं। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी सोसाइटी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी सोशल लाइफ के बारे में। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें पता होना चाहिए। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी ऑफ द ईस्टर्न इंडियन के बारे में पता होना चाहिए, जो अर्ली स्टेट और सोसाइटी जो इंडिया के ईस्ट में है उनके बारे में हमें पता होने चाहिए। फिर हमें साउथ इंडिया और दक्कन के बारे में भी पता होने चाहिए, इनकी जो सोशल लाइफ है, जो किंग है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, रिलीजियस लाइफ है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। रीजनल स्टेट ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, गुप्ता एरा के समय कुछ रीजनल स्टेट्स बन गए थे, उन रीजनल स्टेट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, आते हैं हम मेडवल पे। मेडवल में गाइस नॉर्थ इंडिया एज ऑफ द 3 एम्पायर, जो 3 एम्पायर प्रतिहार, गुर्जर, राष्ट्रकूटा है ना, ये हमें देखने के लिए जो मिल जाते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इनके जो किंग्स हैं उसके बारे में, किसके साथ कैसे लड़ाई हुई, क्या रीज़न थे, उसके बाद कौन राजा था, किसने पालास जो पाला हुआ करते थे, ठीक है, इनकी स्थापना किसने करी, किसने राष्ट्रकूट की स्थापना करी, किसने प्रतिहार और गुर्जर की स्थापना करी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद चोला एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। फिर गाइज अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता होना चाहिए, 1200 से 1300 के बीच में। फिर दिल्ली सल्तनत जो 1300 से 1400 के बीच चली, उसके बारे में पता होना चाहिए। एज ऑफ विजयनगर, विजयनगर एम्पायर, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो। ठीक, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो पोर्चुगीज़ वगैरह आए थे उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे मेडवल पे। मेडवल में गाइस जो हमें डिस्कस करने के लिए जो टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं वो मुगल और अफगान्स, इनके बीच में क्या सर किस तरीके की कंडीशन थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हुआ करती थी 1525 से लेकर के 1555 तक। उसके बाद सर इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ सर इनकी जो सोशल लाइफ थी क्या वो कैसी हुआ करती थी। उसके बाद इनके आपस में कुछ बैटल्स हुई होंगी, उन बैटल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। इंडिया के बारे में हमें जो 17th सेंचुरी में इंडिया था, कैसी सोसाइटी थी, क्या प्रैक्टिसेस चलती थी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस जो हमारा लास्ट मेडवल का जो टॉपिक रहता है वो रहता है क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का किस तरीके से टूटा, किस तरीके से जो मुगल साम्राज्य था ये टूटा, विघटन हुआ इसका। उसके बाद मुगलों के बाद कौन थे जो इस कमान को संभाल सकते थे, जो मुगल की गद्दी को संभाल सकते थे, और फिर ऐसा क्या कारण बन गया कि मराठास आगे आए तो सही पर ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको रिप्लेस कर दिए थे। इसके सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। शिवाजी के बारे में भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। कार्नाटिक वॉर्स वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। नेक्स्ट गाइस डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में हमें पता होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आ गए। इंडियन स्टेट सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, हमारी जो सोसाइटी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी सर,
वुमेन्स की कंडीशन कैसी देखने के लिए मिलती थी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो यूरोपियंस आए, पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स, इनके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। सर जो ब्रिटिशर्स आए इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुआ करती थी, लैंड से रिलेटेड हुआ करती थी, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड हुआ करती थी, ये कैसी हुआ करती थी इसके बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। फिर गाइस समाज सुधार आंदोलन जो हुए, उन समाज सुधार आंदोलनों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और अच्छी खासी जानकारी हमें होनी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पता होना चाहिए, ज्योतिबा फुले के बारे में हमें पता होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानना है। ठीक, हर चीज़ हमें देख करके चलनी है। फिर 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के पीछे के कारण क्या थे? क्रांति ऐसा तो है नहीं सर कि एक दिन में भड़क जाएगी, कुछ ना कुछ कारण होंगे। ब्रिटिशर्स के क्या कारण थे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से हुआ करती थी, इंडियंस को लेकर के इनका क्या रवैया था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंज हुए 1857 के बाद, यानी कि 1858 में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर किस तरीके का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट जो हमारे चले, गाइस आपको पता होगा जो नेशनल मूवमेंट थे वो हमारे 3 फेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन एरा। मॉडरेट्स के बारे में बात करते हैं जब कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, 1885 से लेकर के जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था 1905 में, तब तक हमारा मॉडरेट फेज चल रहा था। फिर 1906 से लेकर के 1915 तक हमें क्या देखने के लिए मिले, या 1916 तक हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, हमारे एक्सट्रीमिस्ट फेज देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर 1917 से लेकर के 1947 तक हमें गांधीयन एरा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858 1858 के बाद कौन कौन से रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स हम लेकर के आए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये जो समाज सुधार आंदोलन आ रहे थे, ये समाज सुधार आंदोलनों ने क्या जो हमारा जो मॉडरेट्स के लिए एक बेस तैयार कर दिया था, किस तरीके से अवेकनिंग हुई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इन दोनों चीज़ों को हमें लिंक करना है और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर आते हैं हमारा वही इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। स्वराज के बारे में हमें बात करनी है। स्वराज जो मॉडरेट्स के समय देखने के लिए मिल रहा था, दैट वाज द डिफरेंट स्वराज। स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। उस टाइम स्वराज की जो डेफिनेशन थी वो कुछ और थी सर इस टाइम पीरियड में जो स्वराज की डेफिनेशन थी वो कुछ और थी, यहां पे स्वराज कुछ और था सर। ठीक, तो स्वराज की जो परिभाषा है वो समय के साथ बदलती गई हमारे भारतीय आंदोलन के साथ साथ। उसके बाद सर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैं जितना कहूँ वो उतना ही कम होगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और हिस्ट्री में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो आज का डिस्कशन गाइस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस समझ में आया होगा, किस तरीके से हमको पढ़ना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं, इनके अगर हम सब टॉपिक्स देखेंगे ना गाइस तो बहुत बड़ी एक स्लाइड देखने के लिए मिल जाएगी और अच्छा खासा एक टाइम चाहिए। तो ये मैं आपको सिर्फ ऊपर से बताया हूँ कि हम लोग ये पॉइंट्स डिस्कस करके चलेंगे, और इनके तो सब टॉपिक्स अभी आप देखने बैठोगे ना तो बहुत सारे हैं। तो हिस्ट्री छोटा सब्जेक्ट नहीं है सर, हिस्ट्री अपने आप में है सब्जेक्ट ठीक ठाक। और आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो, NDA की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हो कि सर आप एंशिएंट में कुछ टॉपिक्स पे फोकस कर लोगे, मेडिवल पे कुछ टॉपिक्स पे फोकस कर लोगे तो काम बन जाएगा, मॉडर्न कर लोगे तो नहीं सर। हमें एंशिएंट के बारे में भी पता होना चाहिए, मेडिवल के बारे में भी पता होना चाहिए और मॉडर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन सर हम पुराने पेपर के जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को देख करके एक गेस लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे फोकस पॉइंट क्या होने चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको डिलीवर करने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी तत्पर है। ठीक है, आप बाकी की जो डिटेल्स हैं, जो इंक्वायरी है, वो आप हमारा जो
एकेडमी का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो आपको हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से और जानकारी ले सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।